हाँ जी students. So this is the second part of the module uh, which is related to consumer choice. The first module of consumer choice, and this is the second part of that module, which is related to the properties of indifference curves. तो पिछले लेक्चर में हमने इस मॉड्यूल के कंज्यूमर चॉइस वन मॉड्यूल के देखा था कि बजट कंस्ट्रेंट क्या है और इंडिफरेंस कर्व्स के बारे में हमने उसकी डेफिनेशन देखी थी। ठीक है, बात यह है कि जो कंज्यूमर थ्योरी है वो इंडिफरेंस कर्व्स और बजट कंस्ट्रेंट को मिला के कंज्यूमर डिमांड कर्व को इंटरप्रेट करती है। ठीक है, तो कंज्यूमर डिमांड के पीछे कौन सी इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं उसको स्टडी करने के लिए हम कंस्ट्रक्ट करते हैं इंडिफरेंस कर्व्स और बजट कंस्ट्रेंट्स हेल्प्स अस एक्सप्लेन द कंज्यूमर डिमांड बेटर, राइट। तो इसलिए हमने बहुत डिटेल में पिछली दफ़ा हमने बजट कंस्ट्रेंट देखी। जो असाइनमेंट नंबर 8 है उसका जो फर्स्ट पार्ट है वो बजट कंस्ट्रेंट से रिलेटेड है। ठीक है, तो वो मैंने आपको पिछले पार्ट में करवा दिया था, उसका साथ न्यूमेरिकल भी करा दिया था और उसका डायग्राम भी बना लिया था, बड़ी डिटेल में देख लिया था। अब हम जो है वो असाइनमेंट नंबर 8 के सेकंड और थर्ड पार्ट को कंसिडर करेंगे so that we understand the concept of indifference curves much better. तो let's jump right in. अच्छा, मैंने आपको इंडिफरेंस कर्व्स के बारे में क्या बताया कि इंडिफरेंस कर्व्स जो हैं वो ग्राफ करते हैं वो पॉइंट्स जिसके ऊपर के इंडिविजुअल की जो यूटिलिटी है वो बिटवीन टू बंडल्स वो इट रिमेन्स द सेम। ठीक है, सो बंडल्स के अंदर जो है वो लेट्स से कि दो तरह की कमोडिटीज़ हैं या गुड्स हैं, गुड ए और गुड बी, उसके डिफरेंट बंडल्स बन सकते हैं। तो वो सारे बंडल्स जिनसे के कस्टमर को इक्वल सेटिस्फैक्शन या इक्वल यूटिलिटी मिलती है उनको अगर उसका ग्राफ बनाया जाए तो वो जो है उसे हम इंडिफरेंस कर्व कहेंगे। वो कर्व की शक्ल में होगा, एक स्मूथ कर्व की शक्ल में होगा जो कि बेंड कर रहा होगा टूवर्ड्स द ओरिजिन। ठीक है, इट्स नॉट गोइंग टू बी लीनियर। तो यहाँ पे एक बात तो बड़ा इम्पोर्टेंट है कि आपके जहन में बिल्कुल क्लियर बात हो। देखिए, जब हम बनाएंगे बजट कंस्ट्रेंट जो इनकम लाइन है, ठीक है, इनकम लाइन इज ऑलवेज गोइंग टू बी लीनियर। उसका एक एक्स इंटरसेप्ट होगा और उसका एक वाई इंटरसेप्ट होगा। इन दोनों को जब हम ज्वाइन करेंगे एक स्ट्रेट लाइन से, तो दैट वुड बी द बजट लाइन representing what? Representing all the different points which the customer can afford। ठीक है, ये है बजट लाइन। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इंडिफरेंस कर्व की, यानी ये कि एक ऐसा कर्व जो आपको ये बता रहा है कि वो कौन से पॉइंट्स हैं जिस पे के कस्टमर इक्वली सेटिस्फाइड है, राइट, equally satisfied है। he is not able to necessarily purchase all that points, वो that's another discussion कि इसके अंदर से वो एक्चुअली कौन सा कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स को एक्चुअली खरीद सकता है। ठीक है, वो ऑप्टिमाइजेशन है, वो हम अगले पार्ट में करेंगे। राइट नाउ वी आर जस्ट कंसिडरिंग कि वो कौन से पॉइंट्स हैं जिससे कि कस्टमर को इक्वल सेटिस्फैक्शन मिलती है। ठीक है, कौन से ऐसे बंडल्स हैं विच गिव द कस्टमर इक्वल सेटिस्फैक्शन। तो वो अगर हम उसका एक ग्राफ बनाए तो दैट वुड बी कॉल्ड द इंडिफरेंस कर्व। ये एक नॉन लीनियर कर्व है विच इज बेंडिंग टूवर्ड्स द origin, or you can also say that it is bowed outwards or bending towards the origin। तो ये इस किस्म का जो एक कर्व है ये क्या चीज रिप्रेजेंट कर रहा है? व्हाट इट रिप्रेजेंट्स इज कि सारे पॉइंट्स पे इक्वल यूटिलिटी है, लेकिन इसका स्लोप बदलता जाता है।
स्लोप जो होगा इस किस्म के कर्व का वो सेम नहीं रहेगा, ये याद रखना है। स्लोप सिर्फ सेम तब रहता है जब स्ट्रेट लाइन होगी, स्ट्रेट लाइन तो नहीं है ना, ये तो एक स्मूथ इन कर्व है बेंडिंग टुवर्ड्स द ओरिजिन। तो इसके ऊपर स्लोप बदलता जाएगा, स्लोप को कहते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ये मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो है ये ट्रेड ऑफ दिखाता है कि एक एडिशनल गुड का यूनिट लेने के लिए वो दूसरा गुड कितना गिव अप कर रहा है, तो इट वुड कीप ऑन चेंजिंग। इसको अभी हम थोड़ी देर में बड़ी डिटेल में इंटरप्रेट करते हैं। लेकिन समझना क्या है कि ये जो इंडिफरेंस कर्व है इसके अंदर उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। इंडिफरेंस का मतलब ये होता है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि एक पॉइंट मिल जाए या दूसरा पॉइंट मिल जाए किसी एक कर्व के ऊपर, हर पॉइंट पे उसको इक्वल सेटिस्फैक्शन मिल रही है या इक्वल यूटिलिटी मिल रही है। अच्छा, अब इन डिफरेंस कर्व्स के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज भी हैं। जो सेकंड पार्ट है वो इन्हीं प्रॉपर्टीज के साथ एसोसिएटेड है, असाइनमेंट नंबर 8 का। ठीक है, तो ये जो एक्सप्लेनेशन है यही असाइनमेंट नंबर 8 के अंदर आपने लिखनी है, जो यहाँ पे आपको मैं बता रही हूँ। ये एक्सप्लेनेशन बन जाएगी ऑफ पार्ट 2 ऑफ असाइनमेंट 8। राइट, इंडिफरेंस कर्व्स की क्या प्रॉपर्टीज है? 4। पहली बात तो ये कि जो हायर इंडिफरेंस कर्व्स हैं दे आर मोर प्रेफरेबल टू लोअर। अगर आप एक्स एक्सिस के ऊपर ले लो क्वांटिटी ऑफ गुड 2 और वाई एक्सिस के ऊपर ले लो क्वांटिटी ऑफ गुड 1, यहाँ पे उन्होंने इसको पेप्सी और पिज्ज़ा कहा हुआ है। ठीक है, और आप उसके अंदर एक इस किस्म का कर्व बनाओ, तो जो नीचे वाला कर्व है अगर आप पिछले पेज पे जाके देखो तो उसमें उन्होंने I1 और I2 लिखा है, इंडिफरेंस कर्व 1 IC1 और IC2। तो IC2 इज ड्रॉन अबव, ओके, ड्रॉन अबव IC1। ठीक है, जो भी पॉइंट्स IC2 के ऊपर होंगे वो प्रेफरेबल होंगे टू पॉइंट्स ऑन अ लोअर इंडिफरेंस कर्व। क्यों? क्योंकि कोई भी पॉइंट जो अपर कर्व के ऊपर होगा उस पे कस्टमर को दोनों चीज़ें, कंज्यूमर को दोनों गुड्स ज़्यादा मिल रहे होंगे। तो एक तो बात यह है कि वो ज़्यादा गुड्स को कंज्यूम करना प्रेफर करेगा और इसलिए कोशिश उसकी यही होगी, उसके लिए प्रेफरेंस यही होगी कि वो जितना हायर इंडिफरेंस कर्व पे जा सके उतना बेहतर है, बिकॉज इन दैट वे she will be able to get more of both goods and therefore the utility would be more. Okay, so the first thing is that the higher indifference curves are preferred to lower indifference curves because at that point they will be getting more of the both of the goods and therefore the utility would be more. Whereas on the lower indifference curve they will be getting lesser of both goods and therefore the utility will be less. Therefore, this is preference of the customer to go on a higher indifference curve. Okay. Second property. Indifferent curves are downward sloping. अच्छा, इंडिफरेंस कर्व्स का जो स्लोप है, जो MRS है, ठीक है, वो हमेशा नेगेटिव होगा। द स्लोप ऑफ एन इंडिफरेंस कर्व्स रिफ्लेक्ट्स द रेट एट व्हिच द कंज्यूमर इज विलिंग टू सब्स्टिट्यूट one good for another. So, although the consumer likes both goods, if the quantity of one good is reduced, the quantity of other good must increase for the consumer to be equally happy. ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि different curves के अंदर they represent a trade-off. Okay, they also represent a trade-off. कस्टमर इन इस कर्व के ऊपर इक्वली हैप्पी है, तो इक्वली हैप्पी रहने के लिए as the consumer goes downwards he will have to give up the other good in greater ratio or in greater quantity. So sloping downward means that the as the consumption of one good increases, the consumption of the other good will have to decrease, okay, will have to decrease in order to be
equally satisfied on all the points on the indifference curve, right? So indifference curves for this reason are always sloping downwards because there is a trade-off, and this it represents that trade-off, and also that to be equally happy, the consumer will be giving up some of one good in order to avail more of the other good to remain equally happy. ठीक है, तो यहाँ पे जब आप जस्टिफिकेशन देंगे तो आप जस्टिफिकेशन देंगे इन टर्म्स ऑफ यूटिलिटी. ठीक है, इस वक्त हम इनकम की सिर्फ बात नहीं कर रहे, उसके उस माइंडसेट से निकल आएंगे. इसमें उसका इनकम कंस्ट्रेंट इज एन अदर एस्पेक्ट. यहाँ पे उसकी इक्वल यूटिलिटी मैटर करती है. तो अगर यूटिलिटी हमने सेम रखनी है तो इसका मतलब ये होगा कि डाउनवर्ड स्लोपिंग की इंटरप्रिटेशन ये होगी कि टू कीप द यूटिलिटी द सेम, therefore when he is consuming more of one good, he will be consuming less of the other good, and therefore the relationship is going to be negative. The slope is uh, changing, but it would remain negative. So it's a downward sloping curve. Third property is that indifference curves do not cross. ये भी बड़ा जरूरी है. देखिए लॉजिक हमने क्या कही, पहला इसका जो लॉजिक है प्रॉपर्टी नंबर 3 का, इट्स रिलेटेड टू प्रॉपर्टी नंबर 1. बिकॉज सपोज ये आपके सामने टेप फिगर 3 को जरा गौर से देखें. सपोज ये आपस में इंटरसेक्ट करते होते, क्रॉस करते होते, तो पॉइंट बी होता. अच्छा, पॉइंट बी वो होता कि जिसपे हायर इंडिफरेंस कर्व हो या लोअर हो, ओवरऑल वो the utility would remain the same. हमने फर्स्ट में तो कह दिया था ना कि हायर इंडिफरेंस कर्व्स शुड बी हैविंग मोर यूटिलिटी. और सिमिलरली अगर आप यहाँ देखो कि पॉइंट सी के ऊपर तो जो यूटिलिटी है वो हायर इंडिफरेंस कर्व की ज़्यादा है, लेकिन जब बी को क्रॉस कर देते हैं तो इसी इंडिफरेंस कर्व पे यूटिलिटी जो है वो कम हो जाती है. ठीक है, तो इसलिए अगर ये पॉइंट प्रॉपर्टी ना हो इंडिफरेंस कर्व्स की, दैट दे डोंट इंटरसेक्ट, तो प्रॉपर्टी नंबर 1 विल बी वायलेटेड. ठीक है, so therefore whenever we are drawing the indifference curves, make sure that two indifference curves should never intersect or cross one another, otherwise the property number 1 would be violated. Okay, so the fourth property is given in the next slide. Right, तो पहली 3 प्रॉपर्टीज तो आपने देखी, और फोर्थ प्रॉपर्टी इसकी क्या है कि the indifferent curves are bowed inward. इसको और तरीका जो है वो लिखने का ये है कि it is convex to the origin. Okay, so more accurately you can say property number 4, यहाँ इन्होंने लिखा है are bowed inwards. So we can also write that the indifferent curves are convex to the origin or bulging to the origin or bowed inwards. Right. अब ये क्यों इस किस्म का बोर्ड इनवर्ड्स हैं या why is it convex to the origin, इसकी रीज़न, और इसकी रीज़न के लिए इन्होंने आपको फिगर 4 दिखाया. इसको ज़रा गौर से देखें. मैंने आपको बताया था कि जो है वो एक तो बात ये है कि the slope is always going to be changing. अच्छा, यहाँ पे मैं आप विदाउट टेकिंग इनटू टेक्निकल डिटेल्स, लेकिन मैथमेटिकल टेक्निकलिटीज़ की मैं बात नहीं करना चाहती, लेकिन फिर भी जो चीज़ आप फिगर 4 में नोटिस करो और वो सारे डिफरेंस कर्व्स में होती है कि वो एक स्मूथ कर्व है. वो स्ट्रेट लाइन तो नहीं है लेकिन एक स्मूथ कर्व है. ये जो स्मूथ कर्व्स है ना, इनकी भी इक्वेशंस लिखी जा सकती हैं, वो लीनियर नहीं है. इसका मतलब ये है कि अगर आपने लिखनी है एक इक्वेशन ऑफ y इन टर्म्स ऑफ x, तो आपको उसके अंदर x की पावर्स नजर आएंगी. ठीक है, x जो है वो x नहीं होगा, वो x
रेज टू द पावर समथिंग होगा। अगर आप उसका जब ग्राफ बनाओगे तो वो आपको इस किस्म का ग्राफ नजर आएगा। और ये इरेगुलर नहीं है, इसका मतलब ये है कि इसमें गैप्स कहीं नहीं है। ठीक है, ये एक बिल्कुल स्मूथ किस्म का ग्राफ है। लेकिन ये जो स्मूथ ग्राफ है इट इज ऑल्सो बेंडिंग टूवर्ड्स दी इट इज बेंडिंग टूवर्ड्स दी ऑरिजिन। ठीक है, अच्छा इसकी एक इंटरप्रिटेशन है। इसकी इंटरप्रिटेशन क्या है? और इसकी इंटरप्रिटेशन ये है कि इसका जो MRS है वो इट कीप्स ऑन चेंजिंग। अब दो पॉइंट्स इसके देखें जहाँ पे इसका स्लोप डिफर करता है। पहला जगह जहाँ पे इसका स्लोप है -6, वो है जहाँ पे उसके पास पहले दो पिज्ज़ास थे और उसके बाद उसको वो थर्ड पिज्ज़ा लेना चाह रहा है। ठीक है, तो टू स्टे इक्वली हैप्पी एट two pizzas and three pizzas, he will be having to give up 6 Pepsi। ये इसकी इंटरप्रिटेशन है। ठीक है, कि वो इक्वली हैप्पी ए पे तब होगा as compared to the point where she is having two pizzas, he will be or she will be equally happy on both points when he has to travel to point 3 to get this one extra pizza. There is going to be a trade-off of 6 liters of Pepsi, and therefore both on both these points there will be equal satisfaction. On the other hand, if you go towards the point from 6 to 7, यहाँ पे भी आप देखो, यहाँ पे जो उसका स्लोप है वो -1 है। तो इधर क्या है कि इधर टू बी इक्वली हैप्पी बिकॉज नाउ शी हैज लॉट्स ऑफ पिज्जा। उसके पास 6 पिज्जा थे, 6 के बाद 7 पिज्जा जो है वो लेगी। तो यहाँ पे फकत एक पेप्सी को वो गिव अप करना चाहेगी, इसलिए क्योंकि उसके पास बहुत सारे पिज्जाज हैं और कम पेप्सी है, इसलिए इस वक्त उसके लिए पेप्सी की जो वर्थ है ज्यादा है। तो ये इसलिए यहाँ पे स्लोप भी बदलेगा और यहाँ पे जो स्लोप है वो उसका साइज, टोटल साइज कम हो जाएगा, रिप्रेजेंटिंग व्हाट दैट फ्रॉम पॉइंट 6 to पॉइंट 7 the trade off less of Pepsi, less of good one or Pepsi would be traded off. तो ये यही इसकी explanation भी आप पढ़ लें। The MRS is 6 liters of Pepsi per pizza. At point B, the consumer has much pizza and little Pepsi, so she requires only a little extra Pepsi to induce her to give up one of the pizzas. ठीक है, the MRS is 1 of Pepsi per pizza. और स्लोप जब आप कैलकुलेट करोगे तो वो माइनस में आएगा। ठीक है, वो -1 होगा। तो ये इसकी इंटरप्रिटेशन है। स्लोप इसलिए कीप्स ऑन चेंजिंग क्योंकि जब लोगों के पास एक चीज़ ज़्यादा इकट्ठी हो जाती है तो उसकी जो वर्थ है वो कम हो जाती है। और देयरफॉर यहाँ पे हमने उन पॉइंट्स को आइडेंटिफाई किया हुआ है जिनकी के वर्थ, जिनकी के यूटिलिटी सेम रहेगी। तो इसीलिए इसकी ये शेप होती है और हमेशा यही शेप होगी, दैट इट इज़ गोइंग टू बी कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। और ये बात भी याद रखनी है प्रॉपर्टी 3 कि आप इसी जो है वो इसी इन्हीं दो एक्स और वाई पे जो आपने रखी हुई हैं गुड्स, उनको लेके और इन डिफरेंट कर्व्स भी बनाए जा सकते हैं, इसके ऊपर भी इसके नीचे भी। जो ऊपर वाले होंगे वो ज़्यादा प्रेफर्ड होंगे क्योंकि वहाँ पे वो रिप्रेजेंट कर रहे होंगे मोर मोर ऑफ दी बोथ दी गुड्स। और लोअर जो होंगे वो भी वो उनकी प्रेफरेंस नहीं होगी। तो इसी ग्राफ के ऊपर फिगर 4 के ऊपर इसके ऊपर और इसके नीचे भी और आईसीज बनाए जा सकते हैं, लेकिन हर आईसी के ऊपर, हर इंडिफरेंस कर्व के ऊपर जो है वो जैसे जैसे वो बाहर की तरफ जाएगा उस पर यूटिलिटी ज़्यादा होती जाएगी, बट एक ही कर्व के ऊपर यूटिलिटी विल
remain the same. ठीक, तो अदर यूजुअली तो इंडिफरेंस कर्व्स इन्हीं शेप्स के होते हैं जो कि मैंने आपको दिखाए हैं। दो एक्सट्रीम केसेस हैं जबकि इंडिफरेंस कर्व्स ऐसे नहीं बनते जो कि इनवर्ड बोर्ड हों, ठीक है, जो कॉन्वेक्स इंडिफरेंस कर्व्स नहीं बनते ओनली इन टू केसेस। अदर देन दैट the these are always going to be convex shaped, convex towards the origin shape or port inwards. But only in two cases will the shape of the indifferent curves be different. And these are the extreme cases. We will study it in the next slide, which are the extreme cases where the shape of the indifferent curves changes. Right. So, usually indifference curves are going to be bowed towards the origin, as you saw. But the only exception, you can say, or the extreme cases is when we are talking about perfect substitutes and we are talking about perfect complements. अब perfect substitutes क्या हो सकते हैं? आपने पहले भी पढ़ा था, दो आइटम्स के जिनके बीच में जो कि दोनों आइटम्स जो हैं वो अ, एक ही काम के लिए इस्तेमाल होते हैं, ठीक है ना। तो हमने सब्स्टिट्यूट्स का क्या था, एक हो जाए या दूसरा हो जाए, दोनों से जो है वो एग्जैक्टली एक ही काम लिया जाता है, ठीक है। जैसे इसकी एग्जांपल प्रैक्टिकली देख लें, इन्होंने निकल्स और डाइम्स की दी हुई है। हम इसके अंदर कह सकते हैं 10 रुपी नोट एंड 20 रुपी नोट, ठीक। तो 10 रुपी नोट हो या 20 रुपी नोट हो, दो 10 रुपी नोट्स हों और एक 20 रुपी नोट हो, फर्क तो बिल्कुल भी कोई नहीं है ना। दे विल डू एग्जैक्टली द सेम थिंग और गिव यू एग्जैक्टली द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मोस्ट ऑफ द टाइम। मतलब कोई बहुत ही एक्सट्रीम केसेस में ना हो जाए, अदरवाइज 20 का नोट हो या 2 10 के नोट हो, एग्जैक्टली एक ही बात है। तो इनको हम कह सकते हैं परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। इसके अलावा भी कई दफ़ा सब्स्टिट्यूट्स की जो बात होती है कि जो मैंने पहले आपको करवाया था जब आपको डिमांड समझा रही थी कि एक वेंडर की कुल्फ़ी हो जाए या दूसरे वेंडर की कुल्फ़ी हो जाए, वो तकरीबन एग्जैक्टली एक ही जैसी चीज़ होती है। तो बट खैर उस केस में आप कुछ थोड़े बहुत डिफरेंसेस शायद ढूंढ लें, लेकिन यूजुअली ये जो एग्जांपल है इसके अंदर एग्जैक्टली द सेम utility will be derived from exactly the same utility will be derived from both goods. तो क्योंकि आपको फर्क नहीं पड़ता, दोनों की मॉनेटरी वैल्यू एग्जैक्टली एक है एंड दे आर एब्सोल्युटली परफेक्ट सब्स्टिट्यूट, सो देयरफॉर उनका जो अगर हम इंडिफरेंस कर्व बनाएं तो वो होंगे इस किस्म के स्ट्रेट लाइन जो आपको नज़र आ रहे हैं फिगर 5 पार्ट ए में। ओके, सो 10 रुपी नोट एंड 20 रुपी नोट का अगर हम इंडिफरेंस कर्व बनाएं तो उसके अंदर आपको एक्स और वाई इंटरसेप्ट भी नज़र आएगा। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 6 10 रुपए के नोट जो हैं दे आर एग्जैक्टली द सेम थिंग एज 3 20 रुपए के नोट, ठीक है। तो आपकी एक्सट्रीम ये जो इंटरसेप्ट हैं ये आपके पास मौजूद होंगे, ठीक है। और इन दोनों को जब आप ज्वाइन करेंगे तो आपके पास इंडिफरेंस कर्व आ जाएगा। तो ये जो इंडिफरेंस कर्व है सब्स्टिट्यूट्स का, ओनली इफ दे आर एग्जैक्ट सब्स्टिट्यूट्स will you have these indifference curves which are straight lines. So definition भी लिखी हुई है perfect substitutes। कई दफ़ा perfect substitutes को definition ही ये दी जाती है कि they are the two goods with straight line indifference curves, right? Because one can completely substitute for the other. One can completely substitute for the other, right? But ये कोई commonly जो most कॉमन आपके रियल लाइफ गुड्स होते हैं वो ऐसे सब्स्टिट्यूट होती है, एक एक्सट्रीम केस बनाया जाता है। दूसरी चीज़ आ जाती है आपकी परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स, और परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स का एग्जांपल है
लेफ्ट शू एंड राइट शू। अब आपके मोस्टली पीपल हैव 2 फीट, अल्लाह ने जिनको 2 टांगें दी हैं, जिनके साथ मसाइल हैं, ज़ाहिर है उनकी तो स्पेशल नीड्स हैं, हम स्पेशल नीड्स वाले लोगों की इज़्ज़त करते हैं, लेकिन उनकी इस वक्त बात नहीं कर रहे। तो इस वक्त हम मोस्ट ऑफ ह्यूमैनिटी की बात करें, जिसके जिसके 2 पैर हैं, तो उसको 2 जूते ही चाहिए होंगे। अब आप अगर कॉम्प्लीमेंट्स की बात करो तो उसका भी जो इंडिफरेंस कर्व है वो एल शेप होगा, या हम कहेंगे राइट एंगल इंडिफरेंस कर्व होगा। वो किस लिए, इसकी जरा इंटरप्रिटेशन देखें कि I1 की तरफ आप देखो, अगर फिगर 5 में, तो I1 के ऊपर पॉइंट नंबर 0.5 वहाँ देखो जहाँ पे उसके पास 5 राइट शूज और 5 लेफ्ट शूज हैं। ये एक वाहिद सोल्यूशन है, बिकॉज अगर उसके पास 5 लेफ्ट राइट शूज हों, और इसी डायग्राम पे देखो कि ऊपर की तरफ अगर वो जाए, अगर 5 राइट शूज और 7 लेफ्ट शूज हो जाएं तो उसका इक्वल रहेगा, क्योंकि 2 तो उसके लिए टोटली ज़ाया है ना। 2 लेफ्ट शूज तो उसको ज़ाया है, 2 लेफ्ट शूज उसकी कोई यूटिलिटी बढ़ाएंगे तो नहीं। सिमिलरली अगर उसके पास 5 लेफ्ट शूज हैं और 2 और 7 पे राइट शूज आ जाएं, तो भी यूटिलिटी इज गोइंग टू रिमेन द सेम। तो देयरफॉर इस केस के अंदर सिर्फ एक ही वायबल सोल्यूशन होगा परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स का, और वो होगा 5 लेफ्ट एंड 5 राइट शूज का कॉम्बिनेशन। और अगर उससे ज़्यादा उसके पास राइट शूज आ जाते हैं तो भी उसकी लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन वही रहेगा, एंड दोज 2 एक्स्ट्रा शूज वुड बी यूजलेस। सो ये इसकी इंटरप्रिटेशन है, इसलिए ये एल शेप्ड कर्व होते हैं। और हाँ, अलबत्ता I2 एक सिचुएशन है जो उसकी हो सकती है, IC2, जहाँ पे वी कैन से कि उसके पास 8 जो हैं वो पेयर्स ऑफ शूज हैं, लेफ्ट एंड राइट शूज। ऑब्वियसली ही वुड prefer that, but over there also the shape remains L shape, okay, or you can say right angle indifference curve. So other than these two substitutes and complements, remember that in most cases, other than these 2 cases, these 2 exceptions, the shape of the indifference curve will remain as a smooth inward or inward bending curve which is convex to the origin. और इस तरह के इंडिफरेंस कर्व्स का इन शेप में आने के लिए कुछ फर्दर assumptions हैं जो कि अभी हम देखते हैं, ठीक है। Obviously these assumptions which I'm going to teach you in future are not going to apply to substitutes and complements because those are the 2 exceptions, right? तो अब फाइनली ये हम देखें कि जो इंडिफरेंस कर्व्स की हमने 4 प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, उन 4 प्रॉपर्टीज को हासिल करने के पीछे किस किस्म की कंज्यूमर प्रेफरेंसेस होती हैं, ठीक है। उनकी कंज्यूमर प्रेफरेंसेस की को हम और ज़्यादा डिटेल में स्टडी करते हैं इकोनॉमिक्स में, कंज्यूमर प्रेफरेंस थ्योरी, ठीक है। तो मैं उसकी डिटेल में तो नहीं जाऊंगी, काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, लेकिन आफ्टर ऑल आप ये कोर्स जो है ये यूनिवर्सिटी लेवल पे पढ़ रहे हैं, तो देयरफॉर एटलीस्ट आपको टर्मिनोलॉजी से फेमिलियरिटी होनी चाहिए, वो आपको आनी चाहिए। ये जो मैं आपको स्लाइड करा रही हूँ, दिस इज़ नॉट रिलेटेड टू योर असाइनमेंट 8, ठीक है। असाइनमेंट 8 तो बिल्कुल सिंपल सी है। ये एक ज़रा थोड़ा एडवांस्ड टॉपिक है, बट एटलीस्ट यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स इसको आपको आना ज़रूरी है। तो मैं समझाने की तो कोशिश करती हूँ, लेकिन आप इसे याद कर लीजिएगा। इस पर अगर सवाल आया इम्तिहान में तो वो बड़ा सीधा सीधा सा सवाल होगा कि फॉर एग्जांपल what are the preferences of a rational consumer, ठीक है। describe the nature of preferences of a rational consumer, इस किस्म का सीधा सीधा सवाल आएगा। तो याद करने वाला, समझा मैं आपको देती हूँ, लेकिन ये याद कर लीजिए फॉर अ कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन। हो सकता है इसके ऊपर मैं क्वेश्चन दे दूँ आपको मल्टीपल चॉइस भी, इसमें भी आ सकता है, लेकिन इट्स नॉट रिलेटेड टू योर असाइनमेंट एनीवे। तो
indifference curves key will meet those four properties if these two assumptions and their further subparts, they are fulfilled. First, that the consumer is rational. ये इंडिफरेंस कर्व्स तभी आएंगे और इस तरह के स्मूथ कर्व्स आपको तभी अटेन हो सकेंगे व्हेन द कंज्यूमर इज रैशनल। अब रैशनल का क्या मतलब है? रैशनल से मुराद ये है कि कंज्यूमर कैन मेक वेरी वाइज चॉइसेस एंड दैट कंज्यूमर कैन मेक इज वेरी डिसाइसिव, उसे कोई कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है, कंज्यूमर डिसाइसिव है, रैशनल है, डिसाइसिव है, ठीक, और उसे अपना माइंड का पता है, वो अपना बेहतरीन चॉइस कर सकता है, यू नो, इन एनी सिचुएशन वो बेहतरीन चॉइस कर सकता है। ठीक है, तो वो उसी को हम रैशनल कंज्यूमर क्या कहेंगे। वो रैशनल कंज्यूमर क्या है? वो कंफ्यूज्ड नहीं है, उसे पता है उसे क्या चीज़ चाहिए और वो बड़ा सोच समझ के एक वाइज डिसीजन ले सकता है। इसे रैशनल चॉइस कहते हैं, या हम कह सकते हैं कंज्यूमर इज रैशनल। और जो रैशनल कंज्यूमर है, द कंज्यूमर हु इज वाइज एंड डिसाइसिव, उसकी जो प्रेफरेंसेस हैं उसके अंदर ये 6 क्वालिटीज या 6 उसकी प्रेफरेंसेस की नेचर इन एरियाज के अंदर होगी। ठीक हो गया। तो जो रैशनल कंज्यूमर है, पहले तो बात यह है कि उसकी प्रेफरेंसेस होंगी कंप्लीट। कंप्लीट का मुराद ये है कि वो एक बंडल और दूसरे बंडल को कंपेयर भी कर सकती है और उनको रैंक भी कर सकती है, ये ज़्यादा अच्छा है, ये कम अच्छा है, कंपेयर भी कर सकती है। यानी रैशनल कंज्यूमर्स जो हैं वो जब उनके पास बहुत सारी चॉइसेस होती हैं तो उसके अंदर से वो कंपैरिजन कर सकते हैं। और नंबर 2, वो ये भी कह सकते हैं कि ये ज़्यादा प्रेफर, कौन से उनके लिए ज़्यादा प्रेफर हैं, कौन से कम प्रेफर हैं, उसको रैंकिंग कहते हैं, तो वो रैंकिंग कर सकते हैं। पहली बात तो ये कि कंज्यूमर आर एबल टू डू दैट, ऑल रैशनल कंज्यूमर्स आर able to have complete preferences. अच्छा, secondly, reflexive. So rational consumers की जो preferences हैं वो reflexive हैं, यानी कि कोई भी बंडल जब वो एक दफ़ा चॉइस कर लेगा जिसमें कुछ गुड, there is going to be a good one and some good two, तो दैट पर्टिकुलर बंडल से जब वो अगर एक और बंडल कंपेयर करेगा तो पिछले वाले बंडल का प्रेफरेंसेस चेंज नहीं हो जाएंगी। एक बंडल उतना ही प्रेफरेबल रहेगा जितना कि वो है। ठीक है, अब देखो, एक कंफ्यूज जो कंज्यूमर है, जो कि इरेशनल कंज्यूमर है, वो जब पिछला वाला अगली वाली चीज देखेगा तो वो पिछला वाला जो है, जो उसने कंज्यूमर जो बंडल था प्रेफरेंसेस का, वो चेंज हो जाएगा। नहीं 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 नहीं, ये मुझे ज्यादा पसंद है, वो पिछले वाला छोड़ दो। नहीं, ऐसा नहीं है। कंज्यूमर जो है, जो रैशनल कंज्यूमर है, वो कहेगा पिछला वाला जो हमारा बंडल था उसका उसे अच्छी तरीके से पता होगा कि जितनी उसकी प्रेफरेंस है, उसकी जितनी उसकी यूटिलिटी है वो वही रहेगी, और वो अगले बंडल को उसकी यूटिलिटी को मेजर करेगा और उसके साथ पिछले वाले के साथ कंपेयर करेगा। तो पिछले वाले जो बंडल की यूटिलिटी है वो आगे पीछे नहीं होगी, वो उतनी ही रहेगी जितने की उसकी यूटिलिटी है। इसको कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रेफरेंस। तीसरी चीज आ जाती है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव प्रेफरेंस का मतलब ये है कि जब कस्टमर कहेगा कि एक बंडल बंडल ए से बंडल बी बेहतर और बंडल सी बंडल बी से बेहतर, तो बंडल सी जो है वो बंडल ए से भी बेहतर, इसको ट्रांजिटिव कहते हैं। ठीक है, वो एक रैंक कर सकता है, अगर ट्रांजिटिव ना हो तो वो रैंकिंग ना कर सके। अच्छा जी, चौथी चीज रैशनल कंज्यूमर्स की प्रेफरेंस में जो नेचर है वो ये है कि इट इज़ कंटिन्यूस, विच मीन्स कि कोई बिग जंप्स नहीं है। ठीक है, इसीलिए आपको एक स्मूथ कर्व नज़र आता है, नहीं तो वो टेढ़ा मेढ़ा आपको कर्व नज़र आए। टेढ़ा मेढ़ा कर्व नहीं होता, स्मूथ कर्व होता है, बिकॉज देर इज नो बिग जंप। यानी जो एक रैशनल कंज्यूमर है वो ये नहीं कहेगा कि जी ये तो मुझे, यानी एक चीज और दूसरी चीज के अंदर, यू नो, एक बंडल और दूसरे बंडल के अंदर थोड़ा बहुत ही फर्क होगा।
ये नहीं कि जी एक बंडल बिल्कुल नहीं पसंद और दूसरा बंडल इतना ज़्यादा पसंद है कि अपने आप को भी गिरवी रख देना है उसको अक्वायर करने के लिए। इस किस्म की जो थिंकिंग है उसको इरेशनल थिंकिंग कही जाता है। तो ऐसी थिंकिंग हम अज्यूम कर रहे हैं कि नहीं है। रैशनल कंज्यूमर कंटिन्यूअसली उसकी जो प्रेफरेंसेस हैं वो कंटिन्यूअस है। ओके, मोनोटोनिक। ओके, ये इसलिए जो मैं कही थी ना हायर इंडिफरेंस कर्व्स आर बेटर, वो इसलिए क्योंकि प्रेफरेंसेस आर मोनोटोनिक, और इन अदर वर्ड्स द प्रेफरेंसेस आर सच दैट मोर इज प्रेफर्ड टू लेस। ठीक है, ज्यादा चीज कम चीज से बेहतर कंसिडर की जाती है। मटीरियलिज्म, रैशनलिज्म का यही तकाजा है कि जितना ज़्यादा होगा उससे उतनी ज़्यादा जो है वो उससे उतनी ज़्यादा यूटिलिटी ड्राइव होगी। ये लोगों का एक अ, ये एक इनबिल्ट काइंड ऑफ उनकी प्रेफरेंसेस हैं। रैशनल कंज्यूमर्स विल ट्राई टू एक्वायर, विल ट्राई टू गेट मोर एंड मोर। देखें, मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कंज्यूमर्स की इन जनरल। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एक्सट्रीम केस ऑफ कंज्यूमर्स जो कि यू नो इस तरीके के हों जो कि जिनको के मतलब इंटरेस्ट ही ना हो चीज़ें खरीदने में, ठीक है, और वो अल्लाह लोग किस्म के कस्टमर्स हों। तो यहाँ पे हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे हम ऐसे टिपिकल रैशनल कंज्यूमर्स की बात कर रहे हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें एक्वायर करना चाहें और उससे उनकी यूटिलिटी बढ़े। तो हम ये मोनोटोनिक जो हैं वो प्रेफरेंसेस अज्यूम करते हैं फॉर द रैशनल कंज्यूमर। और आखिरी चीज़ रैशनल कंज्यूमर की वो ये है कि उसकी जो प्रेफरेंसेस हैं वो कॉन्वेक्स हैं, विच मीन्स दैट एनी कॉम्बिनेशन, ठीक है, कॉन्वेक्स हैं। उसका मतलब क्या कि वो कोशिश क्या करेगा कि दो बंडल्स को कंबाइन करे। ओके, कंबाइन करे, और ये उसकी प्रेफरेंस होगी। इसीलिए जो आपको यूजुअली आईसीज नज़र आते हैं, अदर देन दोज टू एक्सट्रीम केसेस जो कि मैंने आपको दिखाए थे, द केस ऑफ सब्सटीट्यूट, उसे अगर आप साइड पे रखें तो बाकी अगर आप देखो तो आईसी का कोई भी जो है वो वाई और एक्स इंटरसेप्ट नहीं होता। मोस्टली the ICs are not going to have the X and Y intercept, और उसकी रीज़न क्या है कि वो यही है कि जो प्रेफरेंसेस आर कॉन्वेक्स, विच मीन्स के लोगों के लिए ये ज़्यादा प्रेफरेबल है कि उनको अगर दो गुड्स हैं तो दोनों की कुछ ना कुछ क्वांटिटीज़ दस्तियाब हों। ये उनकी प्रेफरेंसेस इससे कि उनकी प्रेफरेंसेस रैशनल होती हैं। तो कोशिश यही होती है कि किसी भी बंडल में जो है वो दोनों किस्म के गुड्स वो हासिल कर सकें, ना सिर्फ ये कि वो एक ही गुड हो। तो ये सारी जो 6 मैंने पॉइंट्स लिखवाए हैं ये इसलिए होल्ड करते हैं कि कंज्यूमर रैशनल है। और हम जो इनडिफरेंस कर्व्स बनाते हैं उसमें असम्पशन यही करते हैं पहली कि कंज्यूमर रैशनल है। दूसरी मेजर जो इंडिफरेंस कर्व्स की असम्पशन है वो ये कि कंज्यूमर की अनलिमिटेड नीड्स हैं, ठीक है, वो सेटिस्फाइड नहीं फील करता। मैंने बताया था कि इकोनॉमिक्स की जो साइंस है वो एक स्केसिटी साइंस है। लोगों के जो नीड्स होती हैं वो हमेशा अनलिमिटेड रहती हैं। उनको देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ कंप्लीट सेटिस्फैक्शन, इसको इस तरह भी कहा जा सकता है कि नीड्स आर अनलिमिटेड एंड देयरफॉर कभी भी फुल्ली सेटिस्फाइड कस्टमर नहीं होगा। और इसीलिए ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं होगा जहाँ हम कह दें कि दिस इज़ अ पॉइंट विच इज़ ऑफ मैक्सिमम यूटिलिटी एंड देयर इज़ नो पॉइंट बियॉन्ड इट। तो ऐसा नहीं होगा। कस्टमर हमेशा कंज्यूमर कोशिश करेगा कि वो हायर से हायर इंडिफरेंस कर्व की तरफ जाए जहाँ पे